हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें स्टडी कर रहे हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लास्ट के 2 वीडियोस में स्टूडेंट्स हम लोगों ने कल्टीवेटर तक डिस्कस कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सोइंग से। तो स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स नए हों हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में मेरे साथ अंडरलाइन करते जाइएगा अपने बुक में भी, जिससे कि आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता चलती जाएं। और बुक रीडिंग भी ध्यान से करिएगा, जिससे कि अगर आप इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा सा वीक हैं या प्रोनाउंसिएशन आपका वीक है तो इससे आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकें अपने आप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेडिंग सोइंग को, जिसमें लिखा हुआ है सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड. Good quality seeds are clean and healthy seeds of a good variety. Farmers prefer to use seeds which give a high yield. स्टूडेंट्स, उसने कहा है कि सोइंग जो है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। मान लीजिए कि आपने खेत को जोत भी दिया, वहाँ पानी भी डाल दिया, मैन्योर भी डाल दिया, फर्टिलाइज़र भी डाल दिया, लेकिन अगर खेत में आपने सीड्स डाले ही नहीं तो प्लांट्स कैसे ग्रो कर पाएंगे, है ना। और अगर प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब जो सोइंग है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्रॉप प्रोडक्शन का। फिर उसने कहा बिफोर सोइंग, बोने से पहले, मतलब खेत में बीज को बोने से पहले गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड. गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी. उसने कहा कि जो गुड क्वालिटी सीड्स सेलेक्ट किए जाते हैं सबसे पहले, गुड क्वालिटी सीड्स का मतलब क्या होता है, तो उसने बताया गुड क्वालिटी सीड्स क्लीन होते हैं, मतलब साफ होते हैं, और हेल्दी सीड्स होते हैं, ठीक है। फार्मर्स प्रिफर टू यूज सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड. उसने बताया कि फार्मर्स ऐसे सीड्स का सिलेक्शन करते हैं जो हाई यील्ड दे सके या जिनकी पैदावार बहुत ज़्यादा हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमें कैसा पता चलेगा कि वो जो सीड्स हैं वो हेल्दी हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा करने के लिए आपको देखिए पहली ने एक प्रोसेस बताया हुआ है। कैसा प्रोसेस है भाई? लिखा उसने, वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पुट सम वाटर ऑन देम. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप. आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर. तो पहली कह रही है कि एक दिन मैंने देखा कि मेरी मदर ने एक वेसल में, वेसल एक बर्तन होता है, तो कह रहा है वेसल में कुछ ग्राम के सीड्स, ग्राम सीड्स मतलब चने के जो बीज होते हैं, जो चने के दाने होते हैं, उसको उसकी मदर ने एक वेसल में डाला एंड पोर्ड सम वाटर ऑन देम. और फिर उसके बाद उसके ऊपर उसकी मदर ने वाटर डाल दिया. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप. इसके बाद पहली ने देखा कि थोड़ी देर बाद में कुछ सीड्स वाटर पे फ्लोट कर रहे हैं, वाटर पे तैरने लगे. तो पहली को लगा ये अचानक ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं जरा कि ऐसा हुआ कैसे था। लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्टिविटी 1.1 को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पहले. टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल, वेट फॉर सम टाइम. उसने कहा एक आप बीकर लीजिए, उसको हाफ फिल कर लीजिए. हाफ मतलब है उसको आधा फिल कर लीजिए. पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स, एक मुट्ठी उसमें गेहूं के दाने आपको डालने हैं. एंड स्टिर वेल, और उसको अच्छे से हिला देना है. वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए फिर इंतजार कीजिए. होगा क्या भाई? क्वेश्चन उसने पूछा, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर. कह रहा है क्या कुछ सीड्स ऐसे हैं जो वाटर पे ऊपर तैरने लगे, या जिसको बोल सकते उतराने लगे. Would those be lighter or heavier than those which sink? कह रहा है क्या वो हल्के हैं या भारी हैं जो डूब गए हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, होगा क्या, जब एक बीकर लेंगे या कोई मान लीजिए आपने ग्लास ले लिया, ग्लास में कुछ वाटर ले लिया, आधे ग्लास के आसपास, और उसमें कुछ सीड्स आपने डाले, गेहूं के सीड्स मान लीजिए आपने डाल दिए, तो कुछ सीड्स जो अच्छे नहीं होंगे वो कुछ ऊपर तैरने लगेंगे और कुछ नीचे बैठ जाएंगे. और हमें पता है पानी में भारी चीज़ डूब जाती है और हल्की चीज़ तैरती रहती है. इसका मतलब है जो सीड्स हल्के रहे होंगे, अनहेल्दी रहे होंगे, वो वाटर में ऊपर फ्लोट करने लगे होंगे, और जो अच्छे सीड्स होंगे वो सेटल डाउन हो गए होंगे वाटर में. उसके बाद कह रहे स्टूडेंट्स, वाई वुड दे बी लाइटर, डैमेज्ड सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर. ये बात मैंने आपको बता दी. उसने यहाँ पे एक बात बताई है, क्या भाई, डैमेज्ड सीड्स
बिकम हॉलो। जो डैमेज्ड सीड्स होते हैं वो हॉलो हो जाते हैं, हॉलो मतलब उनके अंदर वो खोखले हो जाते हैं। एंड दस लाइटर, और जब अंदर से वो खोखले हो जाएंगे तो वो हल्के भी हो जाएंगे। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए वो वाटर पे तैरने लगते हैं। अब अगर उन सीड्स को आप लोग मिट्टी में डालोगे तो उनसे प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे, और अगर ग्रो किया भी हल्का फुल्का तो ज़रा सा ही ऊपर आएगा, बाकी प्लांट्स कुछ दिन बाद वो सूख जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसने बताया फिर इसके बाद में, दिस इज़ अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। कह रहा है ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जिससे कि हम लोग गुड और हेल्दी सीड्स को डैमेज्ड सीड्स से अलग कर सकते हैं। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। कह रहा है सीड्स को खेत में बोने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टास्क और होता है। टास्क मतलब वर्क, एक हमें इम्पॉर्टेंट काम और करना पड़ता है, और वो क्या है भाई? टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। वो क्या है भाई? सीड्स को खेत में बोने के लिए जो यूजफुल टूल्स होते हैं या जिस औजार की हेल्प से खेत में सीड्स बोए जाते हैं उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल टूल। तो स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल टूल का मतलब जो पहले चला करते थे काफ़ी समय पहले, है ना, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। फनल आप लोगों ने देखा होगा, कीप, है ना। जब कभी आप पेट्रोल पंप जाते होंगे और बॉटल में अगर आपको पेट्रोल चाहिए तो उसके लिए जब पेट्रोल भरने के लिए आप लोग एक कीप का यूज़ करते हैं, है ना। तो कीप अब हम एग्जैक्टली आपको तो एक्सप्लेन कर नहीं सकते, है ना, फिर भी आपको बना के एक बताया दे रहे हैं। ऐसे कुछ होती है कीप, ऐसे आप मान लीजिए ये इस तरीके की शेप होता है उसका, कुछ ऐसा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको बोलते हैं फनल या कीप। तो कह रहा है कि जो टूल यूज्ड किया जाता था ट्रेडिशनली सोइंग सीड्स के लिए या सीड्स को बोने के लिए वो एक फनल के तरीके होता था। कहते हैं स्टूडेंट्स सीड्स को बोने के लिए जो टूल यूज़ किया जाता है वो एक फनल के तरीके होता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, और जो सीड्स होते हैं वो फनल में ऐसे भर दिए जाते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये देखिए सीड्स हो गए, ठीक है, ये सीड्स आपने इनके अंदर ऐसे डाल दिए, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। दीज एंड्स पेयर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। अब उसने बताया स्टूडेंट्स, देखिए आपको फार्मर यहाँ पे दिखाते हैं जो खेत में सीड्स डाल रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये एक फनल है, ठीक है, सर्कल के अंदर आपको एक फनल दिख रही होगी, ये फनल होती है। और फनल के नीचे अगर आप इस चीज़ पे फोकस करें, ये एक रॉड है, रॉड हॉलो रॉड, मतलब आप इसको पाइप बोल सकते हैं। तो जब यहाँ से इस जगह से इसमें सीड्स डाले जाएंगे ऊपर से, तो ये नीचे से इस तरीके से निकलते जाएंगे, ठीक है। और जो इसका निचला हिस्सा होता है इस ट्रेडिशनल टूल का, ये मिट्टी में धंसा हुआ होता है। तो ऊपर से जो सीड्स डाले जाते हैं वो नीचे से निकलते हैं और मिट्टी के अंदर वो दब जाते हैं। इस प्रोसेस से फील्ड में सीड्स को बोया जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई, अब इसके बाद आते हैं सीड ड्रिल को देखते हैं। भाई वो जो हमने पढ़ा वो तो ट्रेडिशनल टूल था जो काफ़ी समय पहले चलता था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स सीड ड्रिल, और आजकल इसी का यूज़ किया जाता है। उसके पीछे वजह क्या है आपको दिख जाएगी अभी। तो देखिए भाई ये है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए सीड ड्रिल को, ये है, ठीक है। इसमें इस जगह से, इस जगह की अगर आप बात करें तो इस जगह से इसमें सीड्स डाले जाते हैं। तो फिर इन पाइप्स की हेल्प से, एक देखिए ये पाइप है, ठीक है, और एक दूसरा पाइप आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक पाइप ये इधर दिख रहा है, एक पाइप ये दिख रहा है ना। तो जब आप ऊपर से मतलब इस जगह से सीड्स डालते हैं तो ये सभी पाइप से, चारों पाइप से निकलता है और मिट्टी में काफ़ी गहराई तक अंदर चला जाता है। चलिए इसको भी जल्दी से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है सीड ड्रिल। नाउ अ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। आजकल सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है ट्रैक्टर की हेल्प से सीड्स को सो कराने में, सीड्स को बोने में। दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेज एंड डेप्थ्स। अब इसका फ़ायदा क्या क्या है, तो इसका फ़ायदा देख लेते हैं स्टूडेंट्स। उसने बताया दिस टूल शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेज एंड डेप्थ्स। कह रहा है ये जो टूल होता है ये सीड्स को यूनिफॉर्मली मतलब होता है
एक समान रूप से एट प्रॉपर डिस्टेंसेस, मतलब लगभग इक्वल डिस्टेंसेस पे, या आप ऐसा कह सकते हैं जितनी जितनी डिस्टेंस की ज़रूरत होती है प्लांट्स के बीच में उतनी डिस्टेंसेस पे, एंड डेप्थ्स और गहराई में बो देता है ना। तो इससे फ़ायदा क्या क्या हुआ, यूनिफॉर्मली अगर बोया जाएगा स्टूडेंट्स, उसको सीड्स डाले जाएंगे एक समान रूप से, तो प्लांट्स इक्वल गैप पे होंगे, तो उनको ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा। फिर कह रहा था इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स, सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। वो कह रहा है इट इंश्योर्स दैट, ये इस बात की पुष्टि करता है या कह सकते हैं इस बात को पक्का करता है कि जो सीड्स हैं वो सॉइल से कवर्ड हो जाएंगे। उसने कहा है अगर आप सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं तो जो भी सीड्स आप खेत में डाल रहे हैं वो मिट्टी से कवर्ड हो जाएंगे, और ऐसा करने से क्या होगा भाई, दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स, और अगर वो दाने जो सीड्स के हैं मिट्टी में दब जाएंगे तो इससे बर्ड्स के द्वारा जो डैमेज होता है, बर्ड्स के द्वारा जो नुकसान होता है उससे बचा जा सकता है। अच्छा भाई, बर्ड्स के द्वारा नुकसान क्या होता है, मान लीजिए खेतों में आपने सीड्स डाल दिए और वहाँ पे बर्ड्स का ग्रुप आ गया और जितने भी सीड्स था वो खा गए। अब आप वेट कर रहे हैं महीने 2 महीने के, अभी प्लांट्स नहीं आए, अभी प्लांट्स नहीं निकले, है ना, और जब वहाँ सीड्स बर्ड्स खा ही गई हैं तो फिर प्लांट्स कैसे आएंगे। तो इसीलिए सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है कि मिट्टी में काफ़ी गहराई पे सीड्स वहाँ पे दब जाते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स उनको ढूंढ नहीं पाते हैं। अच्छा, सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, कह रहा है कि अगर आप सीड ड्रिल का यूज़ करके सीड्स को बोते हैं तो इससे टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। फिर कह रहा है देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। तो देखिए भाई, बूझो ने कहा है देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, मेरे स्कूल के पास में एक नर्सरी है। नर्सरी कोई स्कूल की क्लासेस नहीं है, नर्सरी उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर प्लांट्स रखे जाते हैं, जहाँ पर प्लांट्स स्टोर किए जाते हैं, स्मॉल प्लांट्स ग्रो कराए जाते हैं। तो उसने बताया आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, तो उसने बताया कि स्मॉल प्लांट्स वहाँ पर रखे हुए थे। तो उसने कहा वो वहाँ पर क्यों रखे हुए थे, तो पहली ने आंसर दिया, ये देखिए पहली जी हैं जिन्होंने आंसर दिया, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। कह रहा है जैसे पैडी, पैडी बोलते हैं धान को, तो जैसे धान के कुछ सीड्स हैं वो बोए जाते हैं पहले नर्सरी में, मतलब उनको सीधे खेत में नहीं डाला जाता, एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड लेते हैं, थोड़ी सी जगह लेते हैं, वहाँ पर पहले नर्सरी बनाकर पैडी के सीड्स को ग्रो कराया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट्स, और जब ये सीड्स थोड़े थोड़े बड़े होकर प्लांटलेट्स बना देते हैं, वेरी स्मॉल प्लांट्स बन जाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड मैनुअली, तब उन्हीं स्मॉल प्लांट्स को मैनुअली मतलब हाथ से एक एक करके या 2-2 करके प्लांट्स को खेतों में बो दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप एक आध बार जाके कभी फील्ड में देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कह रहा है कुछ फॉरेस्ट के प्लांट्स जो जंगली पौधे होते हैं या जो फ्लावर्स के प्लांट्स होते हैं उनको भी इसी तरीके से ग्रो कराया जाता है नर्सरी में। अब समझिए कि स्टूडेंट्स कह रहा है एन एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। उसने बताया कि एक प्रॉपर डिस्टेंस प्लांट्स के बीच में या सीड्स के बीच में ज़रूरी होती है जिससे कि प्लांट्स ओवर क्राउड ना हो। ओवर क्राउड का मतलब बहुत सारे सीड्स अगर एक ही जगह गिर जाएंगे और अगर एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स निकल आए तो वहाँ पर फिर जितने भी प्लांट्स सभी को इक्वल अमाउंट में ना मिनरल्स मिल पाएगा ना स्पेस मिल पाएगा ग्रो करने के लिए, इसीलिए सीड्स के बीच में प्रॉपर गैप रखना ज़रूरी होता है। दिस अलाउज द प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। कह रहा है ऐसा करने से अगर प्लांट्स को दूर दूर आपने बोया है या सीड्स को थोड़ा एक प्रॉपर गैप पे आपने रखा है तो ऐसा करने से प्लांट्स को प्रॉपर अमाउंट में या सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर सॉइल से मिल जाएंगे, और ये तीनों बहुत ज़रूरी होते हैं प्लांट्स के लिए, है ना। फिर कह रहा है समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कई बार क्या होता है इतनी सावधानी के बावजूद भी बहुत सारे प्लांट्स एक ही जगह पे ग्रो कर जाते हैं, तब उनको वहाँ से हटाकर प्लांट्स को दूर दूर ग्रो कराया जाता है या उनको दूसरी जगह पे बो दिया जाता है। फिर कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स वहाँ पे ऐड करना, ठीक है, तो क्यों ऐड किया जाता है, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मैन्योर क्या होते हैं, ये सारा कुछ आप लोग अभी तुरंत इसमें सीखने वाले हो। ठीक है,
कह रहा है द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। डेफिनेशन स्टूडेंट्स इसकी इंपॉर्टेंट है, हम अंडरलाइन कर रहे हैं, आप भी साथ में अंडरलाइन करिएगा। द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कह रहा है वो सब्सटेंसेज जो सॉइल में ऐड किए जाते हैं, जो सॉइल में डाले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंसेज जो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में सॉइल में ऐड किए जाते हैं, डाले जाते हैं, किस लिए? फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से हो सके, प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकें, आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उनको मैन्योर या फर्टिलाइजर्स बोला जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब वो सारे सब्सटेंसेस जो सॉइल में इसलिए डाले जाते हैं जिससे कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिल जाए और प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाएँ, उनको मैन्योर या फर्टिलाइजर्स बोला जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आप फिर से बूझो, परेशान है, फिर से आप कुछ कहना चाहता है, वो कह रहा है आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन द फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। कह रहा है कि मैंने फार्म में हेल्दी क्रॉप को ग्रो करते हुए देखा है। कहा आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन द फार्म, मैंने फार्म में हेल्दी क्रॉप को ग्रो करते हुए देखा है। इन द नेबरिंग, जबकि नेबरिंग मतलब पड़ोसी वाले फॉर्म में क्या हुआ कि जो प्लांट्स थे वो वीक थे, प्लांट्स वर वीक, पड़ोसी के जो प्लांट्स थे या पड़ोसी फार्म पे जो प्लांट्स थे वो वीक थे, जबकि जो एक और उसने फार्म देखा था वहाँ की जो क्रॉप थी वो हेल्दी थी। तो कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ जगह के प्लांट्स दूसरी जगह से बेहतर होते हैं। तो चलिए भाई इसको भी पढ़ते हैं। उसने कहा सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप, कह रहा है जो सॉइल है सप्लाई करती है, देती है, प्रोवाइड कराती है, क्या प्रोवाइड करती है? मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप, सॉइल से ही प्लांट्स को मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, वाटर चाहिए होता है, ऐसे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स की ग्रोथ में प्लांट्स की हेल्प करते हैं, मतलब प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकें, इस बात को ये इंश्योर करते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है कुछ एरियाज़ में ऐसा होता है कि फार्मर्स एक ही फील्ड में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कई सारी क्रॉप्स लगातार ग्रो कराते रहते हैं। फील्ड्स को जोतने के बाद में कुछ दिनों तक के लिए उसको खाली नहीं छोड़ते हैं, जिसकी वजह से जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं सभी यूज़ हो जाते हैं, और जो नेक्स्ट क्रॉप आती है उसके लिए ऐसा कुछ बचता नहीं है, इसलिए वहाँ की जो क्रॉप होती है अच्छी ग्रो नहीं कर पाती है। ठीक है, कह रहा है कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है अगर किसी फील्ड में कंटिन्यू कोई क्रॉप बोई जा रही है, कंटिन्यू क्रॉपिंग की जा रही है, तो वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है वो पुअरर हो जाते हैं अमाउंट में। पुअरर मतलब होती है उन चीज़ों की कमी हो जाती है, तो वहाँ की जो सॉइल होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। और आप भी जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर जैसे आपके घर में कोई भी चीज़ हो, मान लिया कि टॉफ़ीज़ हैं बहुत सारी आपके घर में, अगर आप कंटिन्यू टॉफ़ीज़ को खाते जाएंगे, सिर्फ टॉफ़ियाँ ही खाएंगे तो टॉफ़ियाँ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, दूसरों के लिए या आपके लिए काफ़ी दिनों तक रखी नहीं रहेंगी। वैसे ही न्यूट्रिएंट्स के साथ में होता है, सॉइल में अगर कंटिन्यू आप क्रॉप बोते रहेंगे, कंटिन्यू क्रॉपिंग करते रहेंगे, तो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की वहाँ पे कमी हो जाती है, और उसी कमी को पूरा करने के लिए फार्मर्स वहाँ पर मैन्योर डालते हैं खेत में। उसी बात को उसने बताया है, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। इसलिए फार्मर्स को प्लांट्स के ग्रो करने के लिए फील्ड में मैन्योर को कंटिन्यू डालना होता है, जिसकी वजह से वो फील्ड न्यूट्रिएंट्स से भर जाए। रिप्लेनिश का मतलब होता है भर जाना। ठीक है, जब आप वहाँ पर मैन्योर डाल दोगे फील्ड में तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होते हैं प्लांट्स को फिर से वापसी आ जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इस प्रोसेस को मैन्योरिंग बोलते हैं। अगर आपसे मैन्योरिंग पूछ लो होता क्या है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए, फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं स्टूडेंट्स, फार्मर्स फील्ड्स में जो मैन्योर डालते हैं जिससे कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी अच्छी बनी रहे या बढ़ जाए, इस प्रोसेस को या मैन्योर डालने के इस प्रोसेस को मैन्योरिंग बोलते हैं। फिर कह रहा है इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट
मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। कह रहा है अगर मैन्योरिंग का जो प्रोसेस है ये इम्प्रॉपर है, सही ढंग से नहीं किया गया है या पूरे फील्ड में मैन्योर नहीं पहुंच पाई है, तो ऐसा होने से जो प्लांट्स होते हैं वो वीक ग्रो करते हैं या प्लांट्स वीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं मैन्योर क्या होती है। भाई हमने मैन्योरिंग तो सीख ली, लेकिन हमें ये नहीं पता चला अभी कि मैन्योर होती क्या है। तो कह रहा है मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट्स। कह रहा है मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोजिशन से मिलता है। प्लांट्स और एनिमल के डिकम्पोजिशन, प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट का डिकम्पोजिशन से क्या मतलब स्टूडेंट्स? देखिए पहले आप ये समझ लीजिए कि प्लांट का वेस्ट क्या होता है। तो देखिए प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, या कई बार उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो टूट कर गिर जाती हैं सॉइल में, तो वो वहाँ पे सड़ती रहती हैं, डिकम्पोज होती रहती हैं। ऐसे एनिमल वेस्ट की अगर बात करें तो जैसे एनिमल के वेस्ट में गोबर हो गया, गाय भैंस बकरी का गोबर वगैरह हो गया, है ना, तो ये आ जाते हैं एनिमल वेस्ट से। और जब यही सारी चीज़ें एक जगह पे डिकम्पोज हो जाती हैं और सड़ने लगती हैं तो उससे मैन्योर तैयार होती है। अब फार्मर्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स इसके लिए? चलिए ये भी पढ़ते हैं जल्दी से। तो कह रहा है फार्मर्स डंप plant and animal waste in the pits at open places and allow it to decompose। कह रहा है जो फार्मर्स होते हैं ये प्लांट और एनिमल के वेस्ट को पिट्स मतलब गड्ढे में, खुले गड्ढे में डाल देते हैं और इसको डिकम्पोज होने देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और भाई आपने गड्ढे में ये सारी चीज़ें एनिमल वेस्ट और प्लांट्स वेस्ट डाल तो दिए, लेकिन इनको डिकम्पोज कौन करेगा? तो इनको डिकम्पोज करने का प्रोसेस किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। तो कह रहे हैं जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है इसे ही ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं, और आप लोगों ने क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि इतना लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो बने रहिएगा डीआरएस क्लासेस के साथ में। बाकी जो बचा हुआ चैप्टर है उसको हम लोग पार्ट्स में भी और डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। हमें आपके कमेंट का वेट रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।